सौदेबाजी के डर से उबरे। बेहतर सौदा पाने की कुंजी आसान है, यानी मांगे। कम भाव या बेहतर शर्तों की मांगे। अनुबंध में बदलाव की मांग करे। अतिरिक्त चीजें साथ में देने को कहे। डिस्काउंट या रियायत मांगे। अतिरिक्त प्रोडक्ट या सेवाओं को पूरे सौदे में शामिल करने की मांग करे। सुखद अंदाज में मांगे। अपेक्षा के साथ मांगे। विश्वास के साथ मांगे। शिष्टता के साथ मांगे। यदि आपको विश्वास हो कि इससे मदद मिलेगी तो दृढ़ता से मांगे, लेकिन हमेशा निश्चित रूप से स्पष्टता से अपनी मनचाही चीज मांगे। हमेशा पूछे कि क्यों और क्यों नहीं। भविष्य मांगने वालों का ही है। भविष्य उन लोगों का है जो विश्वास और साहस से वह मांगते हैं जो वे चाहते हैं, और दोबारा मांगते हैं और मांगते रहते हैं। यदि यह सलाह इतनी आसान है तो ऐसा क्यों है कि इतने कम लोग अपनी मनचाही चीजें मांगते हैं? हम में से कई लोगों के मामले में इसकी जड़ें बचपन तक जाती है। हमेशा इसका कारण होता है अस्वीकृति का डर। इसका कारण होता है आलोचना और बिना शर्त के प्रेम का अभाव, जिसका अनुभव कई लोगों ने बचपन में किया था। जब बच्चों के शुरुआती वर्षों में पूरी तरह से पोशाक माहौल नहीं मिलता है तो वे बड़े होने पर उनमें आत्मगौरव आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके फलस्वरूप उन्हें अक्सर यह महसूस ही नहीं होता कि उन्हें जो सौदा दिया जा रहा है वे उससे बेहतर सौदे के हकदार हैं। अस्वीकृति का यह डर लोगों को पूरे वयस्क जीवन में पीछे रोक कर रख सकता है। वे अक्सर ऐसे अनुबंधों, रोजगार की शर्तों या भाव खरीदते समय भी और बेचते समय भी को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ज्यादा लाभकारी अनुबंध, शर्तें या भाव उन्हें मिल सकते हैं। कारण इस बात का डर है कि सामने वाला इनकार ना कर दे। आप विपरीत व्यवहार करके किसी डर से उबर सकते हैं। यदि आप में अस्वीकृति का डर है, आपका सामान्य व्यवहार यह है कि आप निष्क्रियता से मांगने वाले की शर्तें मान लेते हैं, तो आप इस डर से उबर सकते हैं। अगर आप लगातार बेहतर सौदा मांगते रहे और सामने वाले के नहीं करने की परवाह ना करें, यह बार बार करेंगे तो डर जल्दी घट जाता है और गायब हो जाता है। यह सुनियोजित संवेदन शून्यता की प्रक्रिया है। अपने डर का सामना करने और भयावह चीज को बार बार करने से अंतर डर गायब हो जाता है। जिस तरह डर एक आदत है, उसी तरह साहस भी एक आदत है। साहस से काम करने के लिए खुद को विवश करके, खासतौर पर किसी सौदेबाजी में बेहतर भाव और शर्तें मांग कर, आप दरअसल अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ाते हैं। कोल्ड कॉलिंग से साहस बढ़ता है। मेरे जीवन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक तब सीखा जब मैंने घर घर जाके बेचना और कोल्ड कॉलिंग शुरू किया। पहले तो मुझे इतनी अस्वीकृति मिली जितनी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने जो भी दरवाजा खटखटाया, लगभग हर दरवाजा मेरे मुंह पर कसकर बंद किया गया। सामने वाले ने मुझे अस्वीकृत कर दिया और यह बताया कि वह व्यक्ति ना तो मेरा प्रोडक्ट चाहता है, ना ही उसकी उसमें कोई रुचि है। मैंने नई शब्द सैकड़ों हजारों बार सुना। फिर एक दिन मैंने एक अनुभवी सेल्समैन से पूछा कि वे सतत अस्वीकृति से कैसे निपटते हैं। तो उन्होंने मुझे ये जादुई शब्द बताए, अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती है। अस्वीकृति को व्यक्तिगत ना माने। जब कोई किसी सौदेबाजी में आपके आग्रह पर नहीं करता है तो वह आपको या आपके व्यक्तिगत मूल्य को अस्वीकार नहीं कर रहा है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे इंसान हैं। जहाँ तक उस व्यक्ति के नहीं कहने की बात है तो यह तो किसी प्रस्ताव पर सिर्फ एक वाणिज्यिक प्रतिक्रिया है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसे व्यक्तिगत ना माने। एक बार जब मैंने यह मुख्य विचार सीख लिया तो मैं बिक्री करने वाली मशीन बन गया। मैं आत्मविश्वास के साथ घर घर जाता था और लोगों से अपना प्रोडक्ट खरीदने को कहता था। मैंने चाहे जितनी बार नई शब्द सुना हो, मैं हंस देता था। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि सामने वाला मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। सामने वाला तो सिर्फ एक त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा था जो किसी ऐसी चीज के प्रस्ताव पर दी जाती है जो वर्तमान स्थिति से भिन्न होती है। अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती है। साम्राज्य बनाना। मेरे सेमिनार में फिनिक्स का एक मजदूर आया जो ज्यादा पुराने मकान खरीद कर उन्हें इतने किराए पर देना चाहता था ताकि उसका हाउस लोन की किस्त भी चुक जाए और उसे थोड़ा मुनाफा भी हो जाए। दिक्कत यह थी कि यह काम शुरू करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह अखबार में घरों की बिकाऊ है विज्ञापन देखता रहा। वह उन घरों की तलाश कर रहा था जिनका विज्ञापन रियल एस्टेट एजेंट के बजाय
खुद मालिक ने दिया हो। वह इन मालिकों को फोन करके घर देखने जाता था। पहले वह अच्छी तरह तसल्ली कर लेता था कि यह खरीदने, मरम्मत करने और किराए पर देने के लिए अच्छा घर होगा। फिर वह मकान मालिक के मांगे हुए भाव का ठीक आधा देने का प्रस्ताव रख देता था। इससे कुछ मकान मालिक नाराज हुए तो कुछ आग बबूला हो गए। लेकिन वह जिन 20 मकान मालिकों से मिलता था, उनमें से एक जिंदगी में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होता था जिसकी वजह से वह बेचने को आतुर होता था। ऐसे लोगों में जिनका कारोबार ठप हो गया था, या जिनकी नौकरी चली गई थी, या वे तलाक या दिवालियेपन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, या जिन्होंने देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर रहने का निर्णय लिया था और सिर्फ मकान ना बिक पाने के कारण ही वहां रुके हुए थे। यानी हर 19 अस्वीकृतियों के बीच 20वां मकान मालिक ऐसी कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता था जो पहले मांगी गई कीमत की 60 या 70% होती थी, जिसे वह अंततः स्वीकार कर लेता था। वह बार बार नई शब्द सुनने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ साल बाद इसी वजह से वह 42 मकानों का मालिक बन चुका था और उनसे हर महीने $10,000 से ज्यादा कमा रहा था। वह मिलियनेयर बनने की राह पर था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह मनचाही चीज मांगते समय नई शब्द सुनने से नहीं डर रहा। सौदेबाजी एक खेल है। सौदेबाजी को एक खेल माने, यह करो या मरो वाला कोई गंभीर मामला नहीं है। यह तो सिर्फ खेल का एक रूप है। वास्तव में ये जीवन के सबसे बेहतरीन खेलों में से एक है। आपका काम तो इस खेल को यथासंभव कुशलता से खेलना है और इसमें लगातार बेहतर बनते जाना है। सौदेबाजी करने वाले शीर्षस्थ लोग लगभग हर मौके पर सौदेबाजी करते हैं। वे मूल भाव इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें आनंद आता है। जब आप सौदेबाजी को एक आनंददायक गतिविधि मानने लगते हैं और इसे करते समय शांत, आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो आप जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आपको हर जगह, हर चीज में सौदेबाजी के अवसर दिखने लगेंगे। धन्यवाद।